मेरे चैनल भक्त प्रेम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, 8 सितंबर 1989 को ओशो के पिता अंतिम सांस लेते हैं। इससे पहले वे 1 महीने तक अस्पताल में थे। जब उनका अंतिम समय निकट आ रहा था तो ओशो अपने पिता से 3 बार मिलने गए। 2 बार तो वे स्वयं गए और तीसरे बार उनके पिता ने उन्हें खुद बुलाया। ओशो इस बात से भयभीत हो गए थे कि अगर पिता की मृत्यु इस समय हो जाती है तो वे बुद्धत्व को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन तीसरी बार उन्हें यह जानकर बहुत ही खुशी हुई कि अब अगर पिता की मृत्यु हो भी जाती है तो वे बुद्धत्व को प्राप्त हो जाएंगे। अपने जीवन में ओशो अपने पिता के बारे में इस बात को कहते हैं कि मैंने अपने पिता से एक ही चीज़ सीखी है और उन्होंने मुझे बस वही सिखाया है। मैंने उनसे नदी से प्रेम करना सीखा जो मेरे कस्बे के पास से बहती है, और मैं उनका अत्यंत आभारी हूँ क्योंकि इससे मेरे जीवन में बड़े बदलाव आए। मित्रों, ओशो के जीवन पर उनकी माँ का भी कुछ प्रभाव रहा, लेकिन माँ ओशो को उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकी। ओशो ने अपना शुरुआती जीवन अपने माता पिता के साथ बहुत ही कम बिताया। ओशो का बचपन उनके नाना नानी के यहाँ ही बीत गया, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसलिए ओशो के मन पर उनकी माता का बहुत कम ही प्रभाव पड़ा। ओशो अपनी माता पिता की 11 संतानों में से सबसे बड़ी संतान थे। ओशो के नाना नानी अपनी बेटी के पहले संतान ओशो को अपने पास रखने का प्रस्ताव रखते हैं, और उनकी बेटी और दामाद ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और ओशो तब तक अपनी नाना नानी के साथ रहे जब तक उनके नाना जीवित रहे। उनके नाना की मृत्यु के बाद ओशो गाडरवाड़ा आते हैं, जहाँ से उन्हें अपनी माँ की संगति प्राप्त होती है। ओशो अपनी माँ को भाभी कहते थे और अपनी नानी को ही माँ कहते थे, और इसका कारण ओशो यह बताते हैं कि मैं उनको माँ कह ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कहना एक प्रकार से मेरी मृत नानी के प्रति विश्वासघात करना है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इससे ओशो के चरित्र में एक ईमानदारी झलकती है। ओशो जब गाडरवाड़ा आए, हालांकि तभी उन्हें पता चला कि असली माँ ये नहीं बल्कि ये मेरी असली माँ है। रजनीश का परिवार गाडरवाड़ा में बहुत बड़ा था, जिसमें 50-60 सदस्य थे। ओशो की माँ अपने शेष 10 बच्चों के अलावा इतने बड़े सदस्यों के परिवार में ही व्यस्त रहती थी। ऐसे में वे ओशो के लिए बहुत ही कम समय निकाल पाती थी। लेकिन फिर भी ओशो उनका अपना बेटा था, इसलिए जब कभी भी ओशो घर देर से आते तो वो उन्हें चिल्लाती। ओशो की माँ उनकी बदतमीजियों पर उन्हें डांटती थी, और जब कभी रजनीश दिन भर बाहर रहते थे उनकी माँ चिंताएं भी करती थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी रजनीश के मन में माँ के लिए कुछ खास जगह नहीं बन पाई। एक बार की बात है, रजनीश की माँ उनके पास आई और उनसे बोली, मुझे घर में कोई दिखाई नहीं देता, मुझे कोई तो चाहिए जो बाजार जाकर सब्जी ला कर दे दे। रजनीश जो उनके सामने बैठे थे कहने लगे, यदि मुझे कोई मिलेगा तो मैं यह कह दूंगा। इतने छोटे से बालक के मुंह से ऐसा उत्तर बहुत ही अनुपयुक्त सा प्रतीत होता है। माँ जब उन्हें सब्जी लाने भेजती तो वो शाम को आकर कहते कि मैं भूल गया, और फिर या तो मंगाया कुछ जाता और वे लाकर कुछ देते। इससे घर वालों ने यह निष्कर्ष निकाल लिया कि इसका होना न होने के बराबर है, और ओशो ने भी यह स्वीकार कर लिया था मेरा होना न होने के बराबर है। और ओशो ने भी यह निष्कर्ष स्थापित कर लिया था अपने मन में कि यह स्वीकार कर लिया गया है कि मेरा होना न होने के बराबर है। लेकिन इससे ओशो को अकेलापन या किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ। वे लगातार शांति और एक गहरी शांति में उतरते चले जा रहे थे। इससे उन्हें एक बहुत ही अद्भुत स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ओशो के जीवन को आकार देने में शंभू बाबू का भी एक अच्छा योगदान रहा। इन दोनों में एक अद्भुत मित्रता स्थापित होती है, और जिसका कारण बनता है ओशो के स्कूल में घटी घटना। तो आइए दोस्तों, देखते हैं क्या घटना घटी थी ओशो के बचपन में उनके स्कूल में। ओशो स्कूल जाना ही नहीं चाहते थे, बल्कि ओशो के अपने शब्दों में कहें तो ओशो कहते थे, मैं स्कूल का विरोधी रहा हूँ। ओशो को पहले दिन उनके पिता ने ज़बरदस्ती स्कूल भेजा, और स्कूल के बड़े दरवाजे के सामने आकर उन्होंने कहा कि यह जेल है या स्कूल। उस स्कूल में गणित के एक अध्यापक थे जिनका नाम तो ज्ञात नहीं, लेकिन उन्हें कंटर मास्टर बुलाते थे, यानी कि एक आंख वाला मास्टर। कंटर मास्टर इसलिए मशहूर थे कि वे बहुत ही निर्दयतापूर्वक बच्चों को सजा देते थे, और कोई भी उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लेता था,
क्योंकि सब इस बात से डरते थे कि कहीं कंटर मास्टर उनके बच्चों को फेल न कर दे। कंटर मास्टर गणित पढ़ा रहे थे और रजनीश खिड़की से बाहर देख रहे थे। इस पर कंटर मास्टर भड़क उठे और रजनीश को खड़ा करके पूछा कि जब मैं गणित पढ़ा रहा था तो तुम खिड़की के बाहर क्यों देख रहे थे? इस पर रजनीश ने जवाब दिया, गणित सुना जाता है, देखा नहीं जाता। मैं आपका खूबसूरत चेहरा देखना नहीं चाहता। मैं इससे बचने के लिए खिड़की से बाहर देख रहा था। जहाँ तक गणित का सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने सुना भी है और मैं उसे जानता भी हूँ। कंटर मास्टर ने एक एक करके प्रश्न पूछे, लेकिन ओशो ने सभी का सही जवाब दिया। इसके बावजूद भी कंटर मास्टर ने कहा, तुम सही उत्तर दो या गलत, मैं फिर भी तुम्हें सजा दूंगा, क्योंकि जब अध्यापक पढ़ा रहे हो तो खिड़की के बाहर देखना ठीक नहीं है। उन्होंने रजनीश को कड़ी सजा दी। रजनीश से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने फैसला लिया कि वे कंटर मास्टर को इसका परिणाम भुगतवा कर छोड़ेंगे। इसकी शिकायत के लिए वे हेडमास्टर के पास गए, लेकिन हेडमास्टर ने कुछ नहीं किया। फिर वे अपने पिता के पास गए तो वहाँ से भी उन्हें निराश होना पड़ा। अंत में रजनीश की समस्या का समाधान नगर पालिका के उपाध्यक्ष, जिनका नाम था पंडित शंभू रतन दुबे, उन्होंने किया और आगे चलकर इन दोनों में एक गहरी मित्रता भी स्थापित हो गई। वे दोनों मित्र बन गए और यह एक बहुत ही अनोखी मित्रता थी, जो तब तक चली जब तक शंभू बाबू इस दुनिया से चले नहीं गए। कंटर मास्टर को रिटायर होने में केवल 1 ही महीना बाकी था और उन्होंने अपनी अवधि बढ़ाने की अर्जी दे रखी थी। यह अर्जी संयोग से शंभू बाबू के पास थी और यह उनके अधिकार में था कि वे उनकी अर्जी को मंजूर करते हैं या नहीं करते हैं। उन्होंने अर्जी को नामंजूर कर दिया और कंटर मास्टर को छुट्टी पर भेज दिया। शंभू बाबू ओशो के जीवन में एक ऐसे व्यक्ति बनकर आए जिन्होंने ओशो के विद्रोह की क्षमता को दबाया नहीं, बल्कि उसे चैनलाइज किया। इन दोनों की मित्रता बहुत ही अनोखी थी। शंभू बाबू उपाध्यक्ष तो थे ही, साथ साथ काफ़ी पढ़े लिखे थे, और जबकि उनकी उम्र 50 की थी और ओशो अभी 10 के भी पूरे नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी शंभू बाबू ओशो के साथ कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते थे। रजनीश के ही शब्दों में अगर कहें तो रजनीश बताते हैं कि शंभू बाबू की जो सबसे बड़ी बात अपील करती है वह थी उनका स्वयं में होना। वे जो थे बस वही थे, न तो उनमें उम्र का बोध था और न ही पद का अभिमान। महत्वाकांक्षी तो वे थे ही नहीं, वे कवि भी थे, लेकिन बड़ी बात यह थी कि उन्हें प्रकाशित कराने के लिए कभी बेचैन नहीं हुए। वे बहुत सामान्य सा जीवन जीते, पर बहुत साफ सुथरा और स्पष्ट जीवन। उन दोनों की मित्रता को देखकर गांव के लोग हंसते थे और दबी जुबान में बातें करते थे, किंतु शंभू बाबू को इसकी कतई परवाह नहीं थी। उन्होंने खुद कहा है कि मैं तुम्हारा आदर करता हूँ क्योंकि मैं देख सकता हूँ, परंतु इतना स्पष्ट नहीं जैसा सब धुंधले पर्दे में हो कि तुम एक दिन क्या होने जा रहे हो। ओशो के जीवन में 3 बाबा आते हैं जो ओशो के आगे की यात्रा को तय करने में बहुत ही निर्णायक सिद्ध होते हैं। अब हम लोग इन तीनों बाबा के बारे में जानेंगे कि कौन कब ओशो के जीवन में आया और किस प्रकार ओशो के हृदय को परिवर्तन करने में सहायक साबित हुआ। ओशो के जीवन में जो पहले बाबा आते हैं वे थे मग्गा बाबा। क्योंकि उनके हाथ में एक मग्गा होता था इसलिए उनका नाम मग्गा बाबा पड़ गया था, और जब भी कोई आता उनके सामने तो वे अपना मग्गा आगे कर देते थे। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे लालची थे, वे एक से लेते और दूसरे को दे देते। इसमें पैसे आते जाते रहते थे, उनका मग्गा हमेशा खाली रहता, और इस मग्गे को रजनीश ने मग्गा बाबा को कई बार साफ करते हुए देखा। कोई नहीं जानता कि वे कहाँ से आए और क्या उनकी जाति थी, बस यूं ही वे एक दिन कस्बे में दिखाई दिए और लोग उनके मुरीद हो गए। मग्गा बाबा ज़्यादातर चुप रहते थे और जब लोग ज़्यादा उन्हें परेशान करते थे तो वे उलूल जुलूल बातें करते और अर्थहीन आवाज़ निकाला करते थे। दिन भर लोगों की भीड़ उनके पास रहती, इसलिए रजनीश रात के 2-3 बजे ही उनसे मिलने जाया करते थे, और वही सही समय होता था जब मग्गा बाबा और रजनीश एकांत में मिल पाते थे। ओशो ने भी मग्गा बाबा के लिए कुछ शब्द कहे हैं। ओशो ने कहा है कि वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मुझसे कहा, जीवन जैसा दिखाई देता है उससे कहीं अधिक है, इसलिए दिखने वाले रूप से कोई निर्णय न करो, बल्कि गहरी खाइयों में जाओ जहाँ की जीवन की जड़ें हैं। उन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया। उन्होंने कभी भी कोई निर्देश नहीं दिए सिवाय अपनी उपस्थिति के। केवल अपनी मात्र उपस्थिति से ही उन्होंने मुझ में कई अज्ञात शक्तियों को जगा दिया जो मेरे लिए अज्ञात थी। मग्गा बाबा किसी से बातें नहीं करते थे, वे एकमात्र रजनीश से ही बातें करते थे, और रजनीश रोज रात को एक नीम के पेड़ के नीचे जाते थे
जहां मग्गा बाबा रात को सोते थे। दिन भर लोग मग्गा बाबा को घेरे रहते थे और मग्गा बाबा अपनी इच्छा से कहीं भी आ जा नहीं सकते थे। उन्हें कोई भी रिक्शे पर बैठा लेता, कहीं भी लेकर चला जाता और मग्गा बाबा उन्हें ना भी नहीं कर पाते थे। मग्गा बाबा के लिए गूंगा, बहरा और पागल होने का ढोंग करना बहुत ही जरूरी हो गया था। इसके कारण वे लोगों के सामने बकबक करने से बच जाते थे। एक दिन रजनीश के घर का दरवाज़ा रात में एक व्यक्ति खटखटाया। उस व्यक्ति ने बताया कि मग्गा बाबा ने रजनीश को बुलाया है। रजनीश वहां भागे भागे पहुंचे और यह सुनकर चौंक पड़े कि यह मेरी अंतिम रात है यहाँ पर। मग्गा बाबा ने यह स्पष्ट रूप से बताया, शायद मैं सदा के लिए जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं है जिससे मैं विदा लूँ। मग्गा बाबा ने रजनीश को प्यार से गले लगाया और उनका माथा चूमा और उनसे यह अंतिम शब्द कहकर हमेशा हमेशा के लिए विदाई ले ली कि मैं शायद तुम्हें खिलकर फूल बनते न देख सकूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। मग्गा बाबा ने जाते समय बताया कि वे हिमालय जा रहे हैं। रजनीश भी एक बार हिमालय की यात्रा में गए थे। तब वे घूमते घूमते उस जगह पर पहुंच गए जहां मग्गा बाबा की कब्र थी। रजनीश यह देखकर दंग रह गए कि जहां मग्गा बाबा की कब्र थी वहीं दो अन्य लोगों की भी कब्र थी और वे दो अन्य लोग थे मोजेस और जीसस। ओशो का मानना था कि ये दोनों महान आध्यात्मिक व्यक्तित्व भी हिमालय में ही दफन हुए थे। मग्गा बाबा के बाद रजनीश के जीवन में जिस दूसरे विलक्षण व्यक्ति ने प्रवेश किया उनका नाम था पगला बाबा, जो सचमुच में पागल ही थे। ओशो और पगला बाबा की मिलन स्थली उनकी वह सकर नदी बनी जिसमें वे घंटों तैरा करते थे। एक दिन वे नदी में तैर रहे थे, तभी पगला बाबा वहां से आ गुजरे और रजनीश को तैरते हुए देखकर उन्होंने भी नदी में छलांग लगा दी और दोनों साथ साथ तैरने लगे। इस समय पगला बाबा बूढ़े थे और रजनीश लगभग 12 साल के थे। जब पगला बाबा थक गए तो उन्हें कहना पड़ा कि हमें रुक जाना चाहिए, और रजनीश तो थके ही नहीं थे। ऐसा इसलिए नहीं था कि वे केवल 12 साल के थे। पगला बाबा जब आए तो इस 12 साल के नन्हे रजनीश को अपने साथ लेकर चलते बने। ना ही रजनीश की नानी में और ना ही रजनीश के माता पिता में यह हिम्मत पड़ी कि वे उस पगला बाबा को ऐसा करने से रोकें, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि उनका बच्चा पगला बाबा के साथ पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। रजनीश ने पगला बाबा के साथ कई जगहों की यात्राएं की थी जिनमें वे बड़े बड़े कलाकारों, संगीतकारों से मिल सके, और उन्हीं के शब्दों में कहे तो उन्हीं के साथ मैंने पहली बार ताजमहल देखा एवं अजंता एलोरा की गुफाएं देखी। यही वह व्यक्ति थे जिनके साथ सर्वप्रथम मैंने हिमालय देखा। मैं उनका बहुत ऋणी हूँ। जीवन के अपने अंतिम समय में पगला बाबा बहुत ही व्यग्र रहने लगे थे। उन्हें अपने जीवन के अंत का आभास हो गया था। वे चाहते थे कि मृत्यु से पहले रजनीश को मस्तो बाबा के हाथों में सौंप दे। वे क्यों चाहते थे ऐसा करना, इस बारे में पगला बाबा का कहना था कि दरअसल यह एक पुरानी प्रथा है कि यदि कोई बच्चा बुद्धत्व को उपलब्ध होने वाला हो तो कम से कम 3 बुद्ध पुरुषों द्वारा उनके बचपन में ही उसे उनकी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। मग्गा बाबा पहले बुद्ध पुरुष थे जिन्होंने रजनीश के बुद्धत्व को पहचाना था। पगला बाबा दूसरे थे और अब उन्हें तीसरे की प्रतीक्षा थी जो मस्तो बाबा बने। पगला बाबा के दुनिया छोड़ने से पहले मस्तो बाबा आ गए और रजनीश का परिचय कराते हुए पगला बाबा ने कहा, यह लड़का मेरे लिए बहुत कुछ है, शायद जो मैं करना चाहता हूँ यह कर पाएगा, तुम उसके पैर छुओ। और मस्तो बाबा ने रजनीश के पैर छुए और बाद में भी हमेशा रजनीश के पैर छूते रहे। रजनीश मग्गा बाबा की सबसे बड़ी विशेषता यह मानते थे कि वे एक ध्यानी थे, और यदि वे ध्यानी नहीं होते तो शायद इस समय रजनीश उनसे प्रभावित नहीं हो पाते। मस्तो बाबा बहुत अच्छे गायक भी थे और इससे भी बड़ी बात कि वे सितार भी बहुत अच्छा बजाया करते थे। यहाँ तक कि कई वाद्य यंत्र बजाने का उनके पास गुण था, लेकिन वे किसी के सामने गाते नहीं थे और न ही बजाते थे। वे पेंटिंग बहुत अच्छा करते थे, लेकिन अपने हर चित्र को बनाने के बाद यह कहते हुए वे उसे नष्ट कर देते थे कि मैं समय की रेत पर अपने पदचिन्ह नहीं छोड़कर जाना चाहता हूँ। रजनीश मस्तो बाबा के साथ ही प्रधानमंत्री आवास में जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं। उस समय रजनीश मात्र 20 वर्ष के थे। रजनीश और मस्तो बाबा के बीच में मात्र 15 वर्ष का अंतर था। रजनीश से उम्र में लगभग 15 वर्ष बड़े मस्तो
उन लोगों में से थे जिन्हें रजनीश अंदर से और बाहर से पूरी तरह समृद्ध मानते थे। मस्तों की यह समृद्धि उनके रोम रोम से व्यक्त होती थी। मस्तो बाबा के पास संबंधों का एक नेटवर्क था जिससे उन्होंने रजनीश को परिचित कराया। रजनीश ने अपने जीवन पर मस्तों के प्रभाव को स्वीकार करते हुए इन शब्दों में उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है। मस्तों ने मेरे लिए इतना कुछ किया हर प्रकार से कि मुझे विश्वास नहीं होता कि पगला बाबा कैसे जानते थे कि वही मेरे लिए सबसे सही व्यक्ति था। ओशो के जीवन में एक प्रेमिका भी आई जिनका नाम शशि था, लेकिन दुर्भाग्य से उनका और ओशो का साथ नहीं चल पाया और 1947 में शशि की मृत्यु हो गई। शशि रजनीश के ही गांव के किसी डॉक्टर शर्मा की बेटी थी, लेकिन रजनीश का प्रेम अधूरा ही रहा। ओशो के विचारों को अगर हम देखें तो उनके विचारों में प्रेम का केंद्रीय महत्व रहा है। हम लोग यह कह सकते हैं कि यह शशि के कारण भी रहा हो। ओशो ऊपर से तर्कवादी मालूम पड़ते हैं, लेकिन उनके तर्क में प्रेम की पर्याप्त तरलता मौजूद है। यह कहना गलत न होगा कि प्रेम उनके विचार और व्यवहार के केंद्र में है। प्रेम ही उनके लिए धर्म था, ध्यान था और आध्यात्म भी था। वह उनका सर्वस्व था। इसलिए उन्होंने हमेशा मीरा, कबीर, राबिया तथा सूफी संतों की भरपूर प्रशंसा की है। कृष्ण के भी वे फैन रहे क्योंकि कृष्ण प्रेममय थे। रजनीश भी प्रेममय थे। उन्होंने अपने प्रेम को खोकर अपने प्रेम को पाया और उसे पाने के बाद सभी में बिखेर दिया। ओशो के जीवन से जुड़ी आगे की चर्चा हम लोग इसके अगले भाग में करेंगे। आज के लिए आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद मित्रों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी वीडियो आप सभी तक पहुँच सके।